द विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है। चलिए, 8:01 हो चुके हैं और अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उमर सद्दीक नमस्कार। मनसुख, संदीप, आशा, प्रतिभा, मूर्ति, सभी को नमस्कार। और आपको मैं बात बता देता हूँ कि जो अपन ने भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां पढ़ी है, उसका पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ओनली और ओनली ये था, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड। आगे फिर यूजीसी नेट के लिए मैं अलग से शानदार तरीके से, हालांकि ये भी शानदार ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में अपन चलेंगे। यहाँ अपने जो क्वेश्चन एक, हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। राधा गुड मॉर्निंग बेटा। अनीता, वंदना, आशा, संदीप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा अच्छी तरीके से डेप्थ में जाएंगे अपन। व्यवहारवाद हो चाहे, खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे, वो यूजीसी नेट के लिए करेंगे। फिलहाल अपना उद्देश्य है ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड। हालांकि जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट से आपका यूजीसी नेट भी क्लियर होता है, इतना कंटेंट लिखा दिया मैंने, लेकिन और भी डेप्थ में जाने की गुंजाइश है उसमें, चलेंगे। कार्टोग्राफी में, प्रोजेक्शन में कोई गुंजाइश नहीं है डेप्थ में जाने की, मैंने काफी डेप्थ में पढ़ा, ठीक है। थॉट में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक प्रवृत्ति है, इससे पहले में इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं है। अब आज अपन नया टॉपिक, नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। इसमें देखें, राजनीतिक भूगोल का विकास, अर्थ, परिभाषा और उपागम, ये देखने हैं। फिर दूसरा, स्थल शक्ति विन्यास, स्थल शक्ति विन्यास, मैकेंडर थ्योरी। मैकेंडर संकल्पना। और तीसरा टॉपिक वह यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, एकरूपता, स्थल एकरूपता, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहेंगे क्षेत्र एकरूपता। एकरूपता सिद्धांत, सिद्धांत एस बी जोन्स। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, सीमाएं, सीमांत और बफर जोन, बफर क्षेत्र, ये अपना पाठ्यक्रम है, ठीक है। एस बी इसका ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का। फर्स्ट ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का। किरण नमस्ते बेटा। विकास, अर्थ, परिभाषा, उपागम, स्थल शक्ति विन्यास, मैकेंडर और क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत एस बी जोन्स, सीमाएं, सीमांत, बफर क्षेत्र। अब यहाँ एक टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है विकास, डेवलपमेंट। इस विकास में ही अपन किसको पढ़ेंगे? जियोपॉलिटिक्स और लेबेंस राम, लेबेंस रोम संकल्पना, और दूसरी संकल्पना जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति।
इन तथ्यों को अभी सिर्फ यही है, नाम इसी पे चल रहा है किरण, बेटा कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ आके बात करके पाठ्यक्रम पे बात कर रहे हैं अपन, सिलेबस पे कि ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या है तो आप देख लें कि सबसे पहले तो अर्थ, परिभाषा, उपागम और विकास। विकास में अपन पढ़ेंगे लेबेंस राम संकल्पना, जियोपॉलिटिक संकल्पना, स्थल शक्ति विन्यास, मैकेंडर संकल्पना, क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत एस बी जोन्स, और सीमाएं, सीमांत, बफर क्षेत्र। ठीक है, यह ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है, क्लियर किरण बेटा? सिर्फ पाठ्यक्रम की बात की है, अपन को आंख बंद करके याद होना चाहिए कि राजनीति, भूगोल, परिभाषा, अर्थ, विकास। दूसरा टॉपिक कि विकास जहां वर्ड आ रहा है वहां अपने आप लेबेंस राम संकल्पना आ गई उसी के अंदर, और लेबेंस राम में दोनों ही संकल्पना आ गई, गैजेलिन की और फ्रेडरिक रेडजेल की। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति आ गई, भू राजनीति इट मीन्स कार्ल होशोपर आ गया। क्लियर? फिर उसके बाद अपन चले आगे स्थल शक्ति विन्यास में मैकेंडर थ्योरी। ठीक है, इससे पहले डेवलपमेंट में सिर्फ अपन बात करेंगे किसकी? थेरमान की। ठीक है, जल शक्ति के संदर्भ में सिर्फ एक नाम लिखेंगे कि यूएसए के थेरमान थे जिन्होंने जल शक्ति संकल्पना के संदर्भ में, जल शक्ति विन्यास के संदर्भ में जल शक्ति को प्राथमिकता दी। ठीक है, और उसी में अपन ये लिखेंगे भाई इन्होंने स्वेज नहर बनाने के लिए कहा था, जिसने? थेरमान ने। सिर्फ बात करेंगे। फिर स्थल शक्ति विन्यास मैकेंडर की पूरी संकल्पना कोर्स में है। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पूरी की पूरी कोर्स में एस बी जोन्स। और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग है, आप पढ़ोगे तो हर जगह काम में आए। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, विचार, विचार के बाद निर्णय, निर्णय के बाद में मोमेंट, और मोमेंट के बाद में क्षेत्र, और क्षेत्र के बाद में राजनीतिक क्षेत्र। बस ये 5 स्टेप देखने हैं ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में। इसमें से पिछले बार एक साथ 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, एक साथ एक ही पेपर में, 1 2 3, यानी थ्योरी का नाम पूछ लिया, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूट है पूछ लिया, और प्लस इसकी चेन पूछ ली गई। ठीक है, अतः इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? मैकेंडर संकल्पना। और सीमाओं में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सीमाओं से मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज पूछ ली जाती है, या जेनेटिक बाउंड्रीज पूछ ली जाती है। क्लियर सर? राजस्थान भूगोल कब करवाओगे? राजस्थान भूगोल भी पढ़ेंगे अपन, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये पार्ट पहले कर लेते हैं अपन। फिर इसको करने के बाद एक साइड में राजस्थान भूगोल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़े आगे, बोल तो जाओ। मनसुख बिटिया, आप अपनी तैयारी पूरी रखो, ये मान के चलो कि अगस्त में एग्जाम होगा और वैकेंसी वाली बाद में आएगी। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हम लोगों की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमें शिकायत करने का मौका हम लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग सिलेक्शन होके आना, ठीक है, वरना फिर घर घर हम पहुंच जाएंगे। ये बात होली पे बिल्कुल कटप्पा वाली प्रतिज्ञा है ये, कि सबका सिलेक्शन होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रुखसार बोल रही है मैं भी पीछे हूँ। सरोज, आरती, हाँ, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, पहला पेपर की तैयारी बराबर करते रहो। सर 9 घंटे पढ़ के रहा आपको पढ़ा रहे हैं, और मेरी तो आंखों की नींद भी नहीं जाती पूरी। अब सोचो थोड़ा सा हमारे त्याग के प्रति आप डेडिकेट हो। ये लोग भी अपने साथ के साथ लगे पड़े हैं, मैं अपनी सारी क्लासेस छोड़ के लगा पड़ा हूँ दिन और रात। थोड़ा सा ये है कि फर्स्ट पेपर जोरदार तरीके से करना। ठीक है, मैं ये उंगली नहीं दिखा रहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जोरदार वाली तरीके से। ले पूछ के कहाँ से सवाल पूछ रही है आरपी? ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में ये होना चाहिए, कहाँ से सवाल पूछ। राम बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहीं भी 1% भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ हम यहाँ रह गए। तो राजस्थान ज्योग्राफी इतनी टिपिकल नहीं है, उसमें आंकड़े चलेंगे, इसलिए रुका पड़ा हूँ कि मार्च अप्रैल तक जितने आंकड़े जुड़ जाए जुड़ जाए, वरनों के सभी के।
और इंडिया ज्योग्राफी में भी शुरू-शुरू के 3-4 टॉपिक छोड़ दो, बाकी फिर तो आंकड़े चलेंगे। अतः और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आंकड़े चलेंगे, ठीक है? नई मिनरल ईयर बुक आ जाएगी। नंबर चाहिए आपके रुखसार, हाँ, देता हूँ। तो ये पाठ्यक्रम सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे प्यारे-प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल। तो यहाँ बेटा 2 वर्ड आ रहे हैं, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। साइकोलॉजी आप पढ़ा देना। चलो संदीप, 2 वर्ड आने हैं। पहला वर्ड आ रहा है बच्चों राजनीति। तो यह आ गया राजनीति विज्ञान। और दूसरा वर्ड आ रहा है ज्योग्राफी, भूगोल। अपन अब तक पढ़ चुके हैं कि भूगोल जो है सब्जेक्ट, वो क्षेत्र या प्रदेश, क्षेत्र या प्रदेश के आंकड़ों का ज्ञान करवाता है। आंकड़ों का ज्ञान करवाने वाला विषय है, आंकड़ों की जानकारी देने वाला विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान राज्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में ज्ञान करवाने वाला विषय है, करवाने वाला विषय है। क्लियर? अब आगे देखें आप, दोनों जगह राज्य के आवश्यक अंगों में पहला आता है, ध्यान दें, संप्रभुता। संप्रभुता। दूसरा आता है आ, ये प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी संगठन। संगठन, कार्यात्मक रूप से प्रशासन। और तीसरा आता है, वो आता है, ध्यान दें, क्षेत्र। और चौथा आता है जनसंख्या। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। राज्य के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? संप्रभुता, संगठन, क्षेत्र, जनसंख्या। मोंटेस्क्यू वगैरह जो जितने भी पॉलिटिकल है, होब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ देखे संप्रभुता, संगठन, क्षेत्र और जनसंख्या, ये राज्य के। अब इसमें से एक कौन आ रहा है? क्षेत्र। क्षेत्र आ गया, तो ये क्षेत्र और प्रदेश। यानी ध्यान दें, राजनीति विज्ञान से हम क्षेत्र संबंधी संकल्पनाओं को चुनते हैं, तो वह क्या हो जाता है? राजनीतिक भूगोल हो जाता है। क्या हो जाता है? राजनीतिक भूगोल। अब अतः अपन राजनीतिक भूगोल में किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ये भी अपन साथ के साथ देख ले। तो राजनीतिक भूगोल में अपन अध्ययन करते हैं क्षेत्र का, क्षेत्र के साथ वहां स्थित प्रशासनिक संगठनों का, क्षेत्र प्लस प्रशासनिक संगठन, संगठन, और तीसरा जनसंख्या। ये देखो 3 तथ्य आ गए। ये 3 तथ्य उठ के यूं क्यों इधर आ गए? ये 3 तथ्य उठ के इधर आ गए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक भूगोल में एकमात्र अंतर क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें कि राजनीतिक भूगोल और राजनीति विज्ञान में एकमात्र अंतर क्या है? राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में एकमात्र अंतर क्या है? जल्दी से बताएं। उमर सद्दीक, वेरी गुड, शानदार जवाब। उमर सद्दीक का बहुत प्यारा प्यारा जवाब। बहुत अच्छे बच्चे हो उमर, शानदार, गुड मॉर्निंग अच्छी की। आशा चौधरी, आरती, वेरी गुड। एकमात्र चीज अपन को अलग करती है दोनों विषयों को, वो करती है, हाँ, किरण हेरी, कहाँ गई तू बेटा? कहाँ गए आप? रुखसार, वेरी गुड रुखसार, रघुवीर, संदीप, किरण, जल्दी बताओ किरण।
कि कौन सा एकमात्र फैक्टर है जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में अंतर करता है? किरण, अभी तक आपका जवाब नहीं आया, सब बच्चों का आ गया। वेरी गुड। संप्रभुता। ये एकमात्र फीचर है जो अपन पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, जिनका जिसका राजनीतिक भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अतः ध्यान दें, क्षेत्र संबंधी क्षेत्र संबंधी राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन या राजनीतिक तथ्यों का विज्ञान जो है वो राजनीतिक भूगोल कहलाता है। यहाँ रिचर्ड हार्टसन की पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, रिचर्ड हार्टसन की। तो चलिए एक डेफिनेशन लिखें। मेन अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, मेन बात आपको समझा दी है कि राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर प्रशासनिक संगठन, उन क्षेत्र पर जनसंख्या, ठीक है, संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक भूगोल में। जबकि ध्यान दें, राजनीति विज्ञान में संप्रभुता, संगठन, क्षेत्र, जनसंख्या का अध्ययन किया। आ गया समझ में? एक चीज अलग करती है दोनों को, वो है संप्रभुता। क्लियर? ओके, धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं अपन राजनीतिक भूगोल की परिभाषा। राजनीतिक भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा। राजनीतिक भूगोल की परिभाषा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आपको ध्यान में रखना है पुस्तक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती 100%। 100% ये पुस्तक पूछी जा सकती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। रिचर्ड हार्टसन लिखते हैं कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों, राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न राजनीतिक उपक्रमों उपक्रमों राजनीतिक उपक्रमों का भूतल पर व्याप्त का भूतल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों, भूतल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंधित कर, विभिन्न लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। आज अखबार में स्मृति ईरानी का बयान आया था कि 200 बिलियन या पता नहीं कुछ, मैंने देखा था तो ब्रीफली देखा था पत्रिका में, कि स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि जो नक्सलवादी है उनका 200 बिलियन से ज्यादा कारोबार हो गया। अब नक्सलवाद क्या है? एक सोच है, और किसकी सोच है? पॉलिटिकल साइंस की सोच है, राजनीति विज्ञान की एक विचार है नक्सलवाद। लेकिन क्या नक्सलवाद संपूर्ण पृथ्वी पर है? क्या नहीं है? ठीक है, लोग, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोग
डेमोक्रेटिक रूप से रहना चाहते हैं, यानी लोकतांत्रिक रूप से रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता के लिए रहना चाहते हैं पूरी पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी के किसी न किसी भाग में नक्सलवाद सोच कुछ जनसंख्या में के एक अ, जनसंख्या के छोटे से पार्ट में वो सोच निवास करती है। तो नक्सलवाद क्या हो गई? राजनीति विज्ञान, जनसंख्या भी आ गई, संसाधन भी आ गए और क्षेत्र भी आ गया। तो जनसंख्या, संसाधन और क्षेत्र और प्लस उस नक्सलवाद का संगठन, ये तो हो गई राजनीतिक भूगोल। और ध्यान दें, नक्सलवाद जो सोच है, वो हो गई राजनीति विज्ञान। क्लियर? तो देखो ध्यान से सुनो। राजनीतिक भूगोल भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक उपक्रम, यानी नक्सलवाद भी हो गया, मार्क्सवाद भी हो गया, ठीक है? आदर्शवाद भी हो गया, लोकतंत्र भी हो गया, पूंजीवाद भी हो गया, समाजवाद भी हो गया, अति समाजवाद, उग्रवाद, क्लियर? तो राजनीतिक भूगोल भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक उपक्रम, ये राजनीतिक उपक्रम ही है। नक्सलवाद जिंदा है आज की तारीख में, इंडिया में काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है? हाँ, सरोज बेटा अभी लिख लेना। राजनीतिक उपक्रमों का भूतल पर कि कहाँ-कहाँ, अब अपन देखें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र प्रभावित है, उड़ीसा प्रभावित है, झारखंड प्रभावित है, मध्य प्रदेश प्रभावित है। किससे? नक्सलवाद से। वेस्ट बंगाल प्रभावित है। तो राजनीतिक उपक्रमों का भूतल पर व्याप्त विभिन्न लक्षण से संबंधित कर अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीतिक भूगोल कहलाता है। आपको ध्यान नहीं, इस पुस्तक का नाम याद रखना है सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है? इसी पुस्तक में ध्यान दें, राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु दी हुई है कंप्लीटली। नोट कर लिया? चलिए, सरोज नोट कर लिया क्या? सरोज, सरोज, चलो। फिर आता कार्लसन। कार्लसन और पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक। ज्योग्राफी इन ए वर्ल्ड पॉलिटी एंड है बेटा, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटी, पॉलिटिक, भूगोल व विश्व राजनीति। भूगोल व विश्व राजनीति। इस पुस्तक में कार्लसन महोदय लिखते हैं कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी पर भूगोल पृथ्वी अर्थात भौगोलिक या भौतिक भौगोलिक तथ्यों तथा राज्य के मध्य पृथ्वी अर्थात भौगोलिक तथ्यों तथा राज्य के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने वाला विषय है। संबंधों को स्पष्ट करने वाला विषय है। अब इसमें दो बातें आ गई यहाँ पे, दो बातें आ गई। पहला तो आ गया भौगोलिक तथ्य और दूसरा आ गया राज्य के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों का स्पष्ट करने वाला सब्जेक्ट क्या है? वो है भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो ये राजनीतिक भूगोल की परिभाषा दी है।
राजनीतिक भूगोल की परिभाषा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी उस राज्य में प्राप्त संसाधनों का अध्ययन करने का विषय है। सबसे मेन परिभाषा ये ध्यान में रखना है कि उस राज्य के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का अध्ययन करना राजनीतिक भूगोल कहलाता है। वह राज्य किस रूप में है, उसका संगठन क्या है, उसके कानून क्या है, उसके नियम क्या है, उसका कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है, कानूनों का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है, उसके राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के नागरिकों के कर्तव्य, ठीक है, अधिकार, इन चीजों का प्लस विदेश नीति, इन चीजों का अध्ययन करने वाला विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उस निश्चित सीमाओं के अंतर्गत जो राज्य है, उस राज्य में कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, उन संसाधनों का अध्ययन क्षेत्र विशेष के संदर्भ में पॉलिटिकल ज्योग्राफी करती है। पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफी करती है, ठीक है। तो संसाधन, संसाधन में जनसंख्या भी आ गई, संसाधन में संगठन भी आ गया, संसाधन में जो मिनरल्स है वो भी आ गया, मिट्टी भी आ गई, जलवायु भी आ गया, पेड़ पक्षी सब आ गए संसाधनों, सब रिसोर्सेज है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो सभी तथ्य या वस्तुएं जो ध्यान दें मानव की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखती हो, इसे संसाधन कहा जाता है, ठीक है। एक कर्मैन ने संसाधनों का वर्गीकरण दिया था। तो वापस ध्यान सुने, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो सभी तथ्य आते हैं जो मानव की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखते हो, ठीक है, कैपेसिटी रखते हो। संसाधन कालिक होते हैं, समय के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, स्थानिक व कालिक दोनों ही होते हैं संसाधन। जैसे थार के मरुस्थल में, ठीक है, थार के मरुस्थल में अपन कहीं भी ये अनुमान नहीं कर सकते कि रेंडियर मिल सकता है क्या है, क्लियर। तो थार के मरुस्थल इट मीन्स ऊंट, और अपन ये कहीं भी कल्पना नहीं कर सकते कि ग्रीनलैंड में ऊंट मिल जाएगा क्या। तो संसाधन स्थानिक होते हैं, संसाधक कालिक होते हैं। गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में अपन को एसी की जरूरत होती है, कूलर की जरूरत होती है, पंखे की जरूरत होती है। क्या सर्दियों में एसी की जरूरत पड़ती है? क्या सर्दियों में कूलर की जरूरत पड़ती है? अतः संसाधन कालिक होते हैं, ठीक है। संसाधन जो है स्थानिक होते हैं, कालिक होते हैं। संसाधन वो होते हैं जो मानव की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, संसाधन वो होते हैं जो लगातार मिलते हों, एक दिन मिलकर नहीं। संसाधन वो होते हैं जो रेगुलर मिलते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, ये एक रिसोर्स है, क्लियर। जैसे ऑक्सीजन, वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन, वो हमें लगातार मिल रही है, क्लियर। तो एक छोटी सी परिभाषा वगैरह बताई मैंने कि संसाधन वो होता है। तो इन क्षेत्र विशेष में राज्य में मिलने वाले संसाधनों का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा हो गया? राजनीतिक भूगोल हो गया, क्लियर। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक भूगोल में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्लियर। दोनों में संप्रभुता का अंतर हो जाएगा। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, दोनों ही बातें। भिन्नता की बात कौन कर रहा है? रिचर्ड हार्टशॉन। रिचर्ड हार्टशॉन किसकी बात कर रहा है? भिन्नता की। कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न राजनीतिक उपक्रमों का भूतल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। तो अब आप खुद सोचो कि क्षेत्रीय विभेदीकरण, अपन एरियल डिफरेंसेस पढ़ा, उसमें अपन ने किसका नाम पढ़ा था? रिचर्ड हार्टशॉन का नाम पढ़ा था ना। ये यहाँ परिभाषा भी उसी अकॉर्डिंग है, आप समझ सकते हो। और जल्दी से मुझे थंब इम्प्रेशन करके बताओ कि यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? उमर, किरण, ठीक है, सुरेन, रुखसार, बेटा रुखसार जल्दी बताओ। सरोज, पारिक, रघुवीर, वेरी गुड रघुवीर। यहाँ तक समझ में आ गया? चले आगे रघुवीर जी। किरण नहीं बोली आपके? मुकेश कुमावत, क्या बात है मुकेश बेटा। चलिए, दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखना और ये पुस्तक ध्यान में रखना। एग्जाम हॉल तक जाओ ना, अंत तक, तो एग्जाम हॉल में पेपर देने से पहले भी इस पुस्तक को ध्यान में रखना, क्या पता ये पुस्तक आ सकती है, ठीक है। दो पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो खुद पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो रेड जेल के द्वारा लिखी गई, दूसरा ये पुस्तक।
प्लस आपको ध्यान दें, पेपर ध्यान में रखना है किसका, एसबी जोन्स का और प्लस मैकेंडर का, एसबी जोन्स और मैकेंडर का। तो अब चलिए देखिए इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं अपन कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक पेज खाली जा रहा है इसमें, है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र क्या है? राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? राजनीतिक भूगोल में अपन किन किन चीजों को पढ़ते हैं? तो पहले तो देखें राज्य के क्षेत्र का अध्ययन, दूसरा उस क्षेत्र में व्याप्त संसाधनों का अध्ययन, संसाधनों का अध्ययन, तीसरा क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अपन से देखते हैं कि जापान है, जापान में ध्यान दें ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन लेबर जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली है। जर्मनी की ह्यूमन लेबर उच्च गुणवत्ता वाली है, यूक्रेन की ह्यूमन लेबर उच्च गुणवत्ता वाली है, इजराइल की तो सर्वोत्तम है। क्लियर। ऐसे इंडिया में भी ध्यान दें ह्यूमन लेबर उच्च ही मान सकते हो आप। ठीक है, उच्च ही मान सकते हो, इतनी गिरी हुई नहीं है अपने यहाँ की ह्यूमन लेबर। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, राज्य के भौगोलिक वातावरण व विस्तार का अध्ययन, क्षेत्र का अध्ययन, विस्तार का अध्ययन, राजधानी, पोषण क्षेत्र, पोषण क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, लेबेंसराम, पोषण क्षेत्र, सीमाएं, सीमांत का अध्ययन, क्षेत्र विशेष में की जाने वाली संधियों का, समझौतों का, संगठनों का अध्ययन, जैसे नाटो संधि। ठीक है, समझौते, विभिन्न ओपेक, ओपेक क्या हो गया, एक संगठन हो गया, सार्क एक संगठन हो गया। क्लियर। तो इन संगठनों का अध्ययन, इन संगठनों का अध्ययन और जो संधियां हो रही है उन संधियों का ध्यान अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक कारणों का अध्ययन, तो 5 नंबर लगा के लिखे, 6 नंबर। कितने हो गए, 5। चले आगे, चलिए 6 नंबर पे लिखे निर्वाचन भूगोल, इलेक्शन। इसी का एक पार्ट है निर्वाचन भूगोल। 7वें नंबर पे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका, ये संगठनों की व्यवहारिक भूमिका, अप्लाइड, व्यवहारिक भूमिका। और 8वें नंबर पे राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक तत्वों के प्रभाव, राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक तत्वों का, भूगोल के तत्वों का प्रभाव।
भूगोल के तत्वों का प्रभाव। 9वें नंबर पे जनसंख्या वगैरह राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक कारणों का अध्ययन। राजनीतिक घटनाओं के, जैसे यूक्रेन युद्ध हो रहा है अभी, तो ये राजनीतिक घटना ही तो है। राजनीतिक घटनाओं पर या राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक तथ्य कर लो, सबसे बढ़िया। भौगोलिक तथ्य, और भौगोलिक तथ्य में कारण भी आ गया और परिणाम भी आ गया। कारण भी आ गया और परिणाम भी। अभी भी मैंने क्या बोला था कि जैसे यूक्रेन युद्ध, आज राजस्थान पत्रिका में अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि यूक्रेन से फ्लेमिंगोज या जो पक्षी है, वो पक्षी उस यूक्रेन को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पक्षी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां बारूद इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, धुआं धुआं बारूद हो गया, तो जंगली जानवर और वन्य जीव प्राणी भी उस एरिया को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक तथ्य यानी कारण और परिणाम, कि यूक्रेन संकट क्यों आया, ऐसा कौन सा कारण रह गया, ठीक है। दूसरा, उसमें अपन को भौगोलिक तथ्य देखने हैं। दूसरा ध्यान दें परिणाम, कि यूक्रेन संकट का रिजल्ट क्या हो रहा है। लोग ध्यान दें, वहां से प्रवासी होते जा रहे हैं और अन्य जो राज्य हैं, उन राज्यों की सीमाओं पर जाके और बस्तियों में निवास करना रह रहे हैं, ठीक है। वहां जो मेन युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र से लोग घरों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और एक सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं, ठीक है। युद्ध समाप्ति के बाद शायद वो पुनः वापस आए, ये बाद की बातें हैं। तो आगे अपन एसवी जोन्स को भी पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया, ये इसका विशेष क्षेत्र है। तो अपन ने परिभाषा और विशेष क्षेत्र देख लिया। ये देखिए, राजनीतिक भूगोल, राजनीति विज्ञान और भूगोल में, राजनीति विज्ञान और भूगोल में सबसे मेन जो अंतर है राजनीतिक भूगोल में, वो है संप्रभुता। वापस ध्यान सुनना, दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बन रहे हैं, राजनीतिक भूगोल बन रहे हैं। अब देखो, दो सब्जेक्ट, राजनीति विज्ञान में तो राज्य का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ध्यान से, क्षेत्र, क्षेत्र में प्रशासनिक संगठन और जनसंख्या, इनका भूगोल में अध्ययन होता है, और राज्य का संप्रभुता, संगठन, क्षेत्र और जनसंख्या, इसका राजनीति विज्ञान में अध्ययन होता है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राजनीतिक भूगोल और राजनीति विज्ञान में, इन दोनों में अंतर किसका है? इन दोनों में एक ही अंतर है कि राजनीति भूगोल में संप्रभुता का अध्ययन नहीं किया जाता और राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में संप्रभुता का अध्ययन नहीं किया जाता और राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है। कानून का, लॉ का, इनका अध्ययन नहीं किया जाता। आगे एक और स्टार्ट हो गई है, कानून भूगोल, कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के कानून होते हैं, ठीक है। क्यों किसी क्षेत्र में प्रजातंत्र अच्छा रहता है और क्यों किसी क्षेत्र में ध्यान दें राजतंत्र अच्छा होता है, ठीक है। तो क्षेत्र को आधार मान लें अपन। रिचर्ड हॉटचॉन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। राजनीतिक भूगोल की परिभाषा दी। राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न राजनीतिक उपक्रमों का भूतल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। और ये अपना खाली पेज चला गया। चलिए, कार्लसन, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक है, भूगोल व विश्व राजनीति। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल पृथ्वी अर्थात भौगोलिक तथ्यों तथा राज्य के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने वाला विषय है। क्लियर? अब देखते हैं आगे, राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है। राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है? तो क्या आ गया विशेष क्षेत्र, क्या आ गया विशेष क्षेत्र। तो यहाँ ये विशेष क्षेत्र में देखें अपन कि राज्य के क्षेत्र का अध्ययन व विस्तार। पहला तो क्या आ गया, राज्य के क्षेत्र का अध्ययन व विस्तार का अध्ययन, ठीक है। दूसरा आ गया उस क्षेत्र में व्याप्त संसाधनों, सबसे मेन यही है, संसाधनों का अध्ययन, सबसे मेन यही चीज है। फिर क्षेत्र विशेष की का अध्ययन, जनसंख्या की गुणवत्ता किस प्रकार की है, कौन से समाज, धर्म, संस्कृति से बिलोंग करती है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, राजधानी, पोषण क्षेत्र, सीमाएं तथा सीमांत का अध्ययन, संधियों
समझौतों, संगठनों का अध्ययन, संगठनों का अध्ययन। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। तो फिर आता है निर्वाचन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका, राजनीतिक निर्णयों में भूगोल के तत्वों का प्रभाव, राजनीतिक घटनाओं के भौगोलिक तथ्य, जिसमें कारण भी होते हैं और परिणाम भी होते हैं। कारण और परिणाम दोनों होते हैं। तो ये यहां तक हो गया राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। अब बात करते हैं अपन राजनीतिक भूगोल के उपागमों की। राजनीतिक भूगोल के उपागमों की। तो आपको सिर्फ उपागम का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी विषय या किसी भी तथ्य को अपनी अप्रोच अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया का माध्यम है, उस माध्यम को अपन क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने का जो आधार है, उस आधार को उपागम कहा जाता है, अप्रोच कहा जाता है। ठीक है? तो देखें राजनीतिक भूगोल के उपागम। भूगोल के उपागम। राजनीतिक भूगोल के उपागम। अब इसमें 4 उपागम है प्यारे बच्चों। कितने उपागम है? 4। पहला है शक्ति मूलक उपागम। शक्ति मूलक उपागम। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में आता है शक्ति मूलक। पावर किसके पास है? ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शक्ति मूलक उपागम। दूसरा है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम। यदि राजनीतिक शक्तियों को पढ़ने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष की शक्तियों को पढ़ने के लिए, जैसे मध्य एशिया, मध्य एशिया से बाहर की ओर बराबर आक्रमण हुए हैं, तो मध्य एशिया में ऐसे क्या कारण है कि वहां से यायावर जातियां संगठित होकर अन्य क्षेत्रों की ओर अटैक करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। आज भी देख लें, मध्य एशिया से यूक्रेन में संकट आ रहा है, रूस का किस पे अटैक हो रहा है। तो वहां ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी मानसिक विचारधारा है कि लोग वहां से बाहर की ओर माइग्रेट होकर अटैक करके, सिर्फ अटैक करके आते हैं। हालांकि माइग्रेट होकर कुछ स्थायी भी निवास कर जाते हैं, जैसे बाबर। बाबर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन स्थायी रूप से रहने लग गया। स्थायी रूप से अहमद शाह अब्दाली अटैक करके वापस चला गया, महमूद गजनवी अटैक करके वापस चला गया, मोहम्मद गोरी अटैक करके वापस चला गया, लेकिन इल्तुतमिश को छोड़ गया। वापस ध्यान दो, मोहम्मद गोरी अटैक करके वापस चला गया। गोरी, गजनवी का अटैक पहले था। मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, और किसको छोड़ दिया? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना, ठीक है, फिर आया बलबन, और बलबन के बाद एक के अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिर ध्यान दो, ये क्रम चलता रहा, चलता रहा। फिर आया लोधी वंश, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी इधर राणा सांगा था। बोले हिस्ट्री पढ़ाने लग गए। चलो छोड़ रहा हूँ, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, इतिहास आ गया ना, ज्योग्राफी थोड़ी रही। तो वापस ध्यान दें, हिस्ट्री भी जरूरी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आ, बाबर, बाबर को बुलाया गया। हाँ, बाबर को बुलाया गया, ठीक है। बुलाया गया तो जिन बुलाने वाले थे, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या पता ये स्थायी रह जाएगा। उनको यही पता था कि ये आएगा, अपना काम करेगा, लूट लाट के लाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर वही यहीं रह गया, और यहाँ रहने के बाद में एक बहुत बड़ी सल्तनत का डेवलपमेंट कर दिया नॉर्थ इंडिया में, और वो है मुगलिया सल्तनत का डेवलपमेंट किया, नींव रख दी। तो क्या कारण रहे कि मध्य एशिया से चीन वालों को चीन की दीवार का निर्माण करना पड़ा? क्लियर? मध्य एशिया से लगातार, अब तैमूर के बारे में बात करते हैं। तैमूर जहां जहां से गुजरा, ठीक है, 51 साल की उम्र में तैमूर तैमूर ने आक्रमण स्टार्ट किए, ठीक है, और उसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। तो उस चक्कर में वो पहले तो नहीं करता था, लेकिन जब पत्नी चली गई, भार्या चली गई, अर्धांगिनी चली गई, तो हथियार उठा लिए 51 साल की उम्र में।
और ध्यान दें इतना खतरनाक आक्रांता बना कि उसने यूरोप को साफ कर दिया, एशिया को साफ कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हिंदुस्तान में जब वो खैबर दर्रे से एंटर हो रहा था, तब इल्तुतमिश ने उस जो डिमांड उसको इल्तुतमिश को जो डिमांड उसने रखी, वो पूर्ति इल्तुतमिश ने कर दी, इसलिए दिल्ली बच गई। वरना दिल्ली में कुत्ता भी नहीं रुकता, क्योंकि जहां-जहां से तैमूर गुजर सॉरी चंगेज खां, तैमूर नहीं चंगेज खां, चंगेज खां, ठीक है? चंगेज खां, नॉट तैमूर, चंगेज खां। चंगेज खां ध्यान दें ईरान को बिल्कुल साफ कर दिया उसने, यूरोप के बहुत सारे पार्ट को साफ कर दिया और हिंदुस्तान बॉर्डर पर आकर वापस चला गया। तो ये हिंदुस्तान की एक खुशकिस्मती थी उस दौर के संदर्भ में। चंगेज खां मध्य एशिया का महान आक्रांता था, जो अब तक इतिहास का सबसे दुर्दांत खतरनाक आक्रांता माना जाता है। किसको? चंगेज खां को। क्लियर? तैमूर नहीं था, तैमूर का अटैक बाद में था। तैमूर भी अटैकर था, अब्दाली भी अटैकर था, ठीक है? हुणों के भी अटैक हुए थे, कनिष्क के टाइम में हुणों के अटैक हुए थे लगातार और इन्हीं अटैक से परेशान होकर चीन ने एक दीवार का निर्माण किया था। तो क्या कारण रहे कि मध्य एशिया से स्थल शक्ति बाहर की ओर गई? इसी बात का अध्ययन मैकेंडर ने किया था, इसी तथ्य को आधार मानकर अध्ययन मैकेंडर ने किया। चंगेज खां के लिए ये कहा जाता है कि जहां से वो गुजरा एक कुत्ता भी नहीं छोड़ा उसने, ठीक है? चंगेज खां के लिए ये कहा जाता है कि जहां से गुजरा वहां उसने एक कुत्ता भी सबसे ज्यादा चंगेज खां ने तहस नहस या उत्पाद मचाया था ईरान में। ईरान में कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कहा जाता है कि चंगेज खां ने उस समय विश्व की बहुत सारी जनसंख्या को साफ कर दिया। अकेले नहीं, विश्व की बहुत सारी जनसंख्या को साफ कर दिया। क्लियर? तो ध्यान दें ये मध्य एशिया में ऐसा क्या कारण है घास के मैदानों में कि वहां ध्यान दें स्थल शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है और वो स्थल शक्ति बाहर की ओर पलायन करती है और आक्रामक होकर आक्रमण करके और वापस पुनः अपने स्थान की ओर चली जाती है। इसमें कुछ उदाहरण ऐसे हैं जब वो वापस नहीं गई। का सब सर्वोत्तम उदाहरण है वो है बाबर। तो इतिहास की घटनाओं को आधार मानकर अपन अध्ययन करते हैं तो वह ऐतिहासिक उपागम। शक्ति के केंद्र को, शक्ति के आधार को मानकर पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो वह शक्तिमूलक उपागम। ऐतिहासिक उपागम का प्रमुख प्रतिपादक जो माना जाता है वो माना जाता है डी विठल सी। डी विठल सी, डी विठल सी को डी विठल सी। फिर आता है फंक्शनल अप्रोच, कार्यात्मक उपागम। कार्यात्मक उपागम यानी शक्ति या राजनीतिक भूगोल के तथ्यों का फंक्शनल रूप से यानी उसके संगठन का अध्ययन करना, ठीक है? कार्यात्मक उपागम। कार्यात्मक उपागम का प्रतिपादक है रिचर्ड हार्टशॉर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड हार्टशॉर्न। क्लियर? फिर अगली अप्रोच आती है वो आती है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल आकृति मूलक उपागम। आकृति मूलक उपागम, आकृति मूलक उपागम। कार्यात्मक उपागम का ही प्रयोग ध्यान दें एस बी जोन्स ने किया था और किससे लिया था? रिचर्ड हार्टशॉर्न से। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो कार्यात्मक उपागम का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? रिचर्ड हार्टशॉर्न। आकृति मूलक उपागम यानी मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच का भी प्रतिपादक कौन है? रिचर्ड हार्टशॉर्न। रिचर्ड हार्टशॉर्न, रिचर्ड हार्टशॉर्न। क्लियर? तो यह आपको ध्यान में रखना है, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, कब कौन सा पूछा जाए। ये रिचर्ड हार्ट्स। शक्ति मूलक उपागम ध्यान दें सभी ने प्रयोग में लिया है। मैकेंडर है, मैकेंडर ने शक्ति मूलक, स्पाइकमैन ने, जेम्स फेयरग्रीव्स ने, ठीक है, थेयरमान ने, रेडजेल ने, सभी ने ध्यान दें शक्ति मूलक उपागम का प्रयोग किया है। क्लियर? तो वापस ध्यान से सुने,
राजनीति भूगोल और राजनीति विज्ञान में एकमात्र अंतर है संप्रभुता। क्लियर? किसका अंतर है? संप्रभुता। दूसरे में देखिए, रिचर्ड हार्टशन की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पूछी जा सकती है 100%। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है कार्लसन। कार्लसन की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी अर्थात भौगोलिक तथ्यों तथा राज्य के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने वाला विषय है। क्लियर? अब देखिए राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र, तो राज्य के क्षेत्र का अध्ययन व विस्तार, उस क्षेत्र में व्याप्त संसाधनों का अध्ययन, क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन, राजधानी, पोषण क्षेत्र, सीमाएं, सीमांत का अध्ययन, संधियां, समझौतों और संगठनों का अध्ययन। इसी क्रम में देखें निर्वाचन भूगोल का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका, राजनीतिक निर्णयों में भूगोल के तत्वों का प्रभाव और राजनीतिक घटनाओं के कारण व परिणामों का अध्ययन। कारण व परिणामों का अध्ययन। फिर आता राजनीतिक भूगोल के उपागम। पहला शक्ति मूलक, बहुत सुने, हर व्यक्ति ने किया इसका प्रयोग। ऐतिहासिक उपागम, मैकेंडर ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, मैकेंडर ने किया। प्लस आप देखें सभ्यताओं के स्रोत। ठीक है, हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इस उपागम का प्रयोग किया। ठीक है। फिर कार्यात्मक, यहाँ एल्सवर्थ हंटिंगटन भी बोल रहा हूं मैं मानव भूगोल के रिगार्डिंग, कि उसने भी और रेडजेल ने भी किया। ठीक है, कि ऐतिहासिक घटनाओं को आधार मानकर अध्ययन करना ऐतिहासिक उपागम। कार्यात्मक रिचर्ड हार्टशॉन और आकृति मूलक रिचर्ड हार्टशॉन, ये दोनों ध्यान में रखना। कार्यात्मक उपागम का प्रयोग रिचर्ड हार्टशॉन से एसबी जोन्स ने लिया। एसबी जोन्स ने जब अपनी एकीकृत संकल्पना दी तो उसमें ध्यान ने 3 तथ्य लिए। पहला डी विठल सी। ठीक है, दूसरा ध्यान ने जीन गोटमैन और तीसरा रिचर्ड हार्टशॉन। तीनों के तथ्यों को आप मिलाकर एकीकृत यूनिफाइड थ्योरी थी। क्लियर? तो आज मैं क्लास यहीं ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।